हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंटीग्रेशन के डिफरेंस मेथड्स देखे, है ना। I9 के हमने बहुत सारे 6 फॉर्मूले देखे कि क्या होता है। डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन देखा, है ना। तो ये सब मेथड हमारे पास, ये सब एक्चुअली में क्या है, एक प्रोसेस है ना। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाओ तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में एक और मेथड यूज हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की थी एक बार, है ना। याद होगा आपको कि हमने इसके लिए एक बार बात किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड एक बार पहले भी यूज हो चुका है। तो ये कहाँ पे आया था? तो जब हम I9 के टाइप 1 के इंटीग्रेशन कर रहे थे, है ना। तो I9 का जो टाइप 1 वाला इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन में इसका यूज हुआ था, ठीक है। तो आप उसको देखना एक बार कि उसमें फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम था, है ना, और वहां पे हमने इंडिकेट भी किया था कि इसको हम आगे चल के फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसी सेक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करना है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज कहाँ पे करना है और किस टाइप के इंटीग्रेशन में करना है। तो हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम हमारे पास किस टाइप में आता है। तो या तो हमारा इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, है ना। याद होगा आपको कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो या फिर कोई डिवीजन के फॉर्म में हो, है ना। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में मेन प्रॉब्लम हमारा इंटीग्रेशन में आता है ना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन किस वाले पार्ट के लिए? डिवीजन वाले पार्ट के लिए, है ना। तो डिवीजन वाले पार्ट में हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो कैसे करेंगे, है ना। तो आपको याद हो कि डिवीजन में जो भी नंबर होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, डिवीजन फॉर्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा हो। तो जो ये यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो किस फॉर्मेट में लिखा होगा? P/Q फॉर्मेट में। और क्योंकि ये फंक्शन है तो P/Q Px/Qx के फॉर्मेट में लिखा होगा, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। फंक्शन वाले चैप्टर में हमने 11th में किया था, इसे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन डिफाइन है हर जगह पे, है ना। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां पे ये चीज इन्फिनिटी बन रहा हो तो वहां पे हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम ये इसको डिफाइन मान के चल रहे हैं, तो Px/Qx, है ना। 9th 10th में आपने एक और चीजें की थी जिसे हम बोलते थे फ्रैक्शंस, है ना। तो ये इसी फॉर्मेट का है। तो ये हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन के फॉर्मेट का होगा, है ना। तो जब भी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन या फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वहां पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। अब फ्रैक्शन हमने दो तरीके का पढ़ा था, याद होगा आपको। एक को हम बोलते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और एक होता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो आपको डिफरेंस याद होगा कि जैसे अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात बोले तो उसमें ये होता था कि उसमें और डिवीजन पॉसिबल नहीं था, है ना। जैसे अगर हम यहां बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो नंबर में क्या होगा? 1/2 क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हम इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या है? कम है। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/2 फॉर्मेट का। तो ये वाला टर्म इससे ज्यादा है तो हम यहाँ पे डिवीजन की पॉसिबिलिटी है ना। तो डिवीजन की पॉसिबिलिटी है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? 2 इंटू 1/2, है ना। अब ये 1/2 वाला पार्ट फिर से क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, है कि नहीं। तो हमें ये चीज समझना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन जो Px/Qx के फॉर्मेट में लिखा रहा है, तो हमें यहां भी Px/Qx के फॉर्मेट में लिखा होगा। तो Px/Qx को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? व्हेन, क्योंकि ये फंक्शन जनरल फंक्शन के टर्म में, एक्स के टर्म में, है ना।
तो यहाँ पे भी कुछ पॉलिनोमियल होगा, नीचे में भी कुछ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगा? जब हाईएस्ट पावर ऑफ px इज लेस देन द हाईएस्ट पावर ऑफ qx, है ना। और अदर टर्म बोले, अदर टर्म में इसको अगर डिफाइन करें तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास कोई टर्म है जिसमें ऊपर में कम पावर है और नीचे में ज्यादा पावर है, जैसे इस टाइप का टर्म, ऊपर में क्या है? लीनियर फंक्शन है, पावर कितनी है? 1, और डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलेंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर सिंपल टर्म में समझने का ट्राई करें तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, है ना। हम पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ऊपर में कोई क्वाड्रेटिक का फंक्शन हो जाए, है ना, और नीचे में कोई लीनियर फंक्शन हो जाए। क्लियर है? तो इस वाले फॉर्मेट को हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो सिर्फ कहां पे यूज होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे? तो जब भी हमारे पास कोई पी एक्स बाई क्यू एक्स इम्प्रॉपर फॉर्मेट में हो तो हमें क्या करना होगा? डिवीजन यूज करेंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? यूज डिवीजन। और डिवीजन यूज करके हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ एक अदर पॉलिनोमियल, मान लिया हमें p1x मिला, और यहां पे rx बाई क्यू एक्स, है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे हम, तो ये वाला पार्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो ये प्रॉपर हमारा बन चुका है। तो जो चीज हम यहां पे नहीं कर पाएंगे वो चीज इसमें करेंगे हम, क्योंकि ये वाला पार्ट तो लीनियर है, तो इसको हम इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं, है ना। तो अब आते हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है वो किसके टर्म्स में होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म में होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्मेट का होगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स डी एक्स, है ना। तो हम इसे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो कैसे सॉल्व करेंगे और क्या चीजें हमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब उस चीज को देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे हमने टाइप 1 में, I9 के टाइप 1 में हमने ये वाला इंटीग्रेशन किया था, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का है तो इसको हमने इस तरीके से लिखा था, याद होगा आपको, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, है ना। और इसको हमने, याद होगा आपको, उस टाइम पे हमने इसमें 1 बाई ट्वाइस ए 1 बाई एक्स माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए लिखा था, है ना। और इसको इंटीग्रेट करने से बेटर था कि हम इसको इंटीग्रेट करते, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें इंटीग्रेशन में आता है ना। तो अब सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में कहां पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे यूज करना है और कौन कौन सा इसके कंडीशन है जहां पे हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब ये देखते हैं। तो अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे, कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें कहां पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो पहली चीज है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कहां पे लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए
ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर में पावर क्या होगी, है ना, तो ये किस फॉर्मेट का होगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर की पावर क्या होगी, ये पावर ज्यादा होगा इसके पावर से, है ना, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन पाएगा। तो हम डिनोमिनेटर की ही बात बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, पावर ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन न्यूमरेटर, है ना, ये तो बेसिक कंडीशन है। सेकेंड चीज, डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है। और फैक्टर फॉर्म में मैक्सिमम टाइम पे हम ट्राई करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, लीनियर में होना चाहिए, है ना। तो ये फैक्टर या तो लीनियर में हो या क्वाड्रेटिक में भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं, इससे अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर मान लो कि हमारे पास ये टर्म होता 1/x-a, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाते या नहीं, इजी है, ln में आंसर चला जाएगा। तो हमें क्या इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अगर ऊपर में लीनियर होता और नीचे में भी लीनियर होता तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होती, अभी भी नहीं होता। अभी भी हम ये इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो जब तक डिनोमिनेटर में एक टर्म है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी, जब हमारे पास इस फॉर्मेट का हो। डिनोमिनेटर में मान लो हमारे पास दो टर्म है ना, तो एक्चुअली में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है कि नहीं। तो नीचे में एक्चुअली में पावर क्या है, पावर 2 है, और ऊपर में पावर कितनी है, 0 है। तो क्या डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। और डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब हमें सेकेंड कंडीशन देखना है कि डिनोमिनेटर का जो टर्म है क्या वो लीनियर फैक्टर में है या नहीं। तो ये देखो ये क्या है, लीनियर फैक्टर के टर्म में है ना। और जब भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर को तुम अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, है ना, बीच में प्लस के साइन के साथ x-b। क्लियर है। हमने यहां पे ये देखा कि ये दोनों लीनियर है तो हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया। क्लियर है। तो डिवीजन नहीं हो रहा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना हुआ था और नीचे वाला टर्म फैक्टर के टर्म में था, है ना। तो हम दोनों फैक्टर को अलग अलग कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ ही। यहां पे ऊपर में कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। तो कैपिटल ए क्या है और ये दोनों क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होता है कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है ये कांस्टेंट कैलकुलेट करने का, ये देख लो कि अगर ये इसके इक्वल हम लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो डायरेक्टली यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स x-b प्लस b टाइम्स x-a डिवाइडेड बाय x-a इंटू x-b, है ना। और यहाँ पे x-a इंटू x-b। अब देखो दोनों x-b x-a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच गया, 1 इक्वल टू यहाँ से x के कोफिशिएंट कलेक्ट करो तो a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ से b के कांस्टेंट को कलेक्ट करो तो माइनस टाइम्स a प्लस b टाइम्स a हो जाएगा, है ना। अगर ये इसके इक्वल है तो क्या इस तरफ x का कोई टर्म है, नहीं है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। और दूसरा टर्म 1 किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस बी ए माइनस टाइम्स इक्वल टू 1, है ना। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें निकल जाएगी। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, कांस्टेंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। तो ये एक मेथड है फाइंडिंग, मेथड टू फाइंड कांस्टेंट, है ना। तो जिसको हमने कांस्टेंट बोला था, मेथड टू फाइंड ए एंड बी, है ना। लेकिन हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेटर मेथड भी है, लेकिन ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि ए और बी हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ भी दिया हो तो क्या हम कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल पाएंगे या नहीं? इजी है ना। तो हमें कभी इस कांस्टेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि ये कैसे निकलेगा, वो चीज क्वेश्चन से तुम इक्वेट करके निकाल पाओगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो निकालने का हमारे पास एक बेटर तरीका भी है ना। तो वो हम सीख लेंगे। तो अभी के लिए हमारा पास हमारा जो भी कंसर्न है वो बस इसलिए इस पे है कि हम इसको अलग अलग कैसे ब्रेक कर पाए, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। तो एक इंटीग्रेशन का तरीका ये था, याद होगा आपको, कि क्योंकि ये टाइप 1 में है तो डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला यूज करके तुम इसको कर सकते हो, है ना। लेकिन हम इन जनरल टर्म में पढ़ रहे हैं कि अगर 2 फैक्टर हो, ऐसे ही 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास ये चीज कंडीशन समझ में आ रही है ना। तो हम इसको एक टेबल में क्रिएट कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी, है ना। ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, है ना। और अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना होता तो हम उससे इंटीग्रेट करने से बेटर क्या था कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये दोनों इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल है ना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता dx/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं करके किसे इंटीग्रेट करते, x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस बी। और यही मेथड हमने कहां पे यूज किया था, जो टाइप 1 वाला फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था, है ना। फर्स्ट और सेकंड वाले में हमने यही मेथड यूज किया था, ठीक है। तो अब हम इसको जनरलाइज टर्म में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है कि कैसे हमें इसको हम ब्रेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन इस तरफ होगा, है ना। और यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास क्या क्या होगा वो चीजें हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कि अगर हमें कोई ये फंक्शन दे इंटीग्रेट करने के लिए 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो क्या हम इसे इंटीग्रेट करेंगे? नहीं करेंगे। हम किसे इंटीग्रेट करेंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट को, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऊपर में पावर कम है, नीचे में पावर ज्यादा है, और ये लीनियर फॉर्मेट, लीनियर फैक्टर के टर्म में है ना। तो फैक्टर में है तो हम इस दोनों फैक्टर को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए बाई एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी बाई एक्स माइनस बी। क्लियर हो रहा आपको। और ए और बी के बारे में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, है ना। तो जब भी हमें ये इंटीग्रेशन करने के लिए दे तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं करके इसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो हमारा मेन पर्पस यही था कि याद होगा आपको कि जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम थी। तो हम ट्राई करते थे कि किसी तरीके से डिवीजन और इंटीग्रेशन को हम प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर पाए। तो यहाँ पे देखो हमने इसको प्लस माइनस के फॉर्म में ही ब्रेक कर लिया। दूसरा, मान लो हमारे पास ये टर्म होता, ऊपर में एक लीनियर है और नीचे में सेम वही टर्म है, ठीक है। तो अब बताओ, अब आप कैसे करोगे इसे और क्या करना होगा इसमें, है ना। तो फिर से हमारा फर्स्ट पार्ट वही है कि क्या यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है ना। तो ऊपर में पावर अभी भी क्या है, कम है, नीचे में पावर अभी भी ज़्यादा है, तो डिवीजन अभी भी पॉसिबल नहीं है। और डिवीजन पॉसिबल नहीं है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो हम क्या कर पाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे। तो जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो फिर से हमारा फॉर्मेट क्या होगा, सेम इसी फॉर्मेट का होगा, है ना। यहाँ पे जो ए है और ये ए है, ये दोनों ए क्या है, डिफरेंट है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो आप कंपेयर करके ए और बी कैलकुलेट करोगे, इस वाले में जो ए और बी कैलकुलेट करोगे दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा,
है ना। तो यहाँ पे ए और बी इस दोनों से, ए और बी से डिफरेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो हर एक केस के लिए अलग अलग कांस्टेंट है। तो ये नहीं सोचना है कि दोनों के लिए सेम कांस्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कंपेयर करके, इसके लिए इसके बेसिस पे, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों ए और बी सेम नहीं है, क्लियर है। तो हमने इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो जब भी हमारे पास ये फॉर्मेट हो तो हम डायरेक्टली इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। दोनों केस में हम डिवीजन नहीं कर पा रहे थे और लीनियर फैक्टर के टर्म में था, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पे चले गए। मान लो ऊपर में आपके पास क्वाड्रेटिक होता और डिनोमिनेटर में भी एक्चुअली में क्या है, क्वाड्रेटिक ही है कि नहीं। तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है और ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे, है ना। तो डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें पहले क्या यूज करना पड़ेगा, पहले डिवीजन करके इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, है ना। और याद होगा आपको कि हमने पी एक्स बाई क्यू एक्स को जब इम्प्रॉपर फॉर्मेट में था तो उसको हम डिवाइड करके पहले कुछ कोशेंट निकालते हैं और रिमाइंडर अपॉन इस डिवाइजर के टर्म को करते हैं, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, यूज डिवीजन टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्म, है ना। देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो हम इसमें डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपको लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपली हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। पहले हमें देखना है कि हम डिवीजन यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब कर पाएंगे, डिवीजन अगर हो पाएगा तो पहले हम डिवीजन करेंगे। अगर डिवीजन नहीं होगा और लीनियर फैक्टर है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाएंगे, क्लियर है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आपको ये भी सीखना है कि हमें कहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना है ना। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डू नॉट यूज, यहां पे हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, डिवीजन करने के बाद हम यूज करेंगे, है ना। डू नॉट यूज पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, डायरेक्टली। तो हम यहां पे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो डिनोमिनेटर में अगर ये इस टाइप से पार्शियल लीनियर फैक्टर के टर्म में हो और डिवीजन पॉसिबल नहीं हो तो डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, इजी। मान लो कि डिनोमिनेटर में 3 टर्म होता है ना, 3 लीनियर फैक्टर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो अब वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे पास मान लो फोर्थ पॉइंट कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इस टाइप के टर्म है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, 3 फैक्टर है और ऊपर में 1 है ना। तो क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ऊपर में पावर कितनी है 0 और डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 चला जाएगा, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और डिनोमिनेटर के सारे टर्म क्या है, लीनियर फैक्टर के टर्म में, तो दोनों कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि इस सारे फैक्टर्स को हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी, है ना। इस प्लस माइनस साइन पे हमें ध्यान नहीं देना, सब में हम प्लस यूज करेंगे। अगर माइनस आना होगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो आनी होगी वो आ जाएगी, क्लियर है। तो ये चीज कैसे कन्वर्ट हो रहा है समझ में आ रहा है। 3 फैक्टर है इसलिए हमने 3 बार इसको अलग अलग ब्रेक किया। अगर यही चीज 4 में होता तो एक और टर्म हम ऐड कर देते कांस्टेंट के साथ, 5 होता तो एक और टर्म ऐड कर देते। तो फर्क नहीं पड़ता है कितने हैं, बस पार्शियल फ्रैक्शन के कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लो ये सेकेंड वाला टर्म है, फिफ्थ, डिनोमिनेटर में तो सेम टर्म है लेकिन न्यूमरेटर में अब हमारे पास एक लीनियर का टर्म आ गया। तो क्या अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे, तो आंसर क्या होगा,
हाँ, अभी भी यूज हो सकता है कि नहीं? तो कैसे यूज होगा? फिर से सेम मेथड यूज होगा, नहीं है? अभी भी तीन है, तीन लीनियर फैक्टर हैं, तो इसको हम तीन टर्म में अभी भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना? क्या हमें ऊपर वाले टर्म जो यहाँ पे लीनियर है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? तो आंसर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ पे हमने सेम एबीसी यूज किया, तो क्या ये एबीसी और ये एबीसी सेम है? आंसर है नहीं। ये वाला एबीसी इससे डिसाइड होगा, ये वाला एबीसी इसके टर्म से डिसाइड होगा, है ना? तो ये दोनों एबीसी अलग अलग हैं, बस हम इसको कॉन्स्टेंट्स बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये सब चीजें एक पैटर्न देख के समझ रहे हो कि हमें कहाँ पे क्या करना है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो और ऊपर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जो हम डिवीजन में यूज नहीं कर सकते या डिवीजन नहीं कर सकते, तो सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन पे चले जाएंगे। ऊपर में क्या आता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, है ना? तो अगर मान लो कि ये टर्म है आपके पास, ऊपर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और नीचे में लीनियर फंक्शन है, तो क्या हम अब क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हम डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a बाई एक्स माइनस बी, कैपिटल B बाई एक्स माइनस बी और कैपिटल C बाई एक्स माइनस सी, है ना? ये तीनों एबीसी तीनों केस के लिए अलग अलग है। आ रही बात समझ में, है ना? तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे हो रहा है। मान लो कि हमारे पास ये टर्म होता, डिनोमिनेटर में फिर से सेम टर्म है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और ऊपर में अब आपके पास क्यूबिक फंक्शन है ना? हाईएस्ट पावर क्यूब है। तो क्या हम यहां पे अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे? तो आंसर क्या है इस वाले केस में? क्या होगा? डू नॉट यूज पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली। समझ में आ रहा होगा आपको अब क्यों? क्योंकि ऊपर में भी पावर 3 है, नीचे में भी पावर 3 है, और ये यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज डिवीजन टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में यूज कन्वर्ट करेंगे, है ना? और उसके बाद देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, है ना? तो पहले आप इसको डिवीजन करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है ना? तो ये हमने देखा कि कैसे ये चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी फैक्टर लिया था उन सारे फैक्टर्स में क्या चीजें कॉमन थी? तो उन सारे फैक्टर्स में आप ध्यान दोगे कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था, है ना? तो जितने भी हमने अभी तक किए हैं सब में देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इस टाइप का टर्म है, तो कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो नीचे में टर्म है वो क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो गया, है ना? तो अगर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास तो क्या करना है? तो अगर ऊपर में मान लो कि यहाँ पे 1 होता तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाते कि नहीं? तब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन था, है ना? तो उस वाले पार्ट को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे में ये टर्म है और ऊपर में एक और लीनियर टर्म है। ठीक है, अगर इस लीनियर की जगह पे कुछ कांस्टेंट होता तो हम सिंपली इसको टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन ऊपर में लीनियर है और नीचे में क्वाड्रेटिक है। तो अब क्या करेंगे? तो देखो कि क्या अभी भी डिवीजन पॉसिबल है? अभी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है ना? और नीचे वाला टर्म क्या है, लीनियर फैक्टर के टर्म में। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि लीनियर फैक्टर यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना? पहले एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हुआ करता था, अब यहाँ पे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ही है। तो इसको कैसे हमें ब्रेक करना है? तो सिंपली हम एक्स माइनस ए का टर्म लिखेंगे जैसे नॉर्मली हम ब्रेक करते थे, प्लस जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म में हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे।
है ना, क्योंकि आपको पता हो कि जब एलसीएम लेंगे तो हमें यही टर्म डिनोमिनेटर में जनरेट होना चाहिए, है ना। और ए और बी की वैल्यू हम इस वाले एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया। अब ये वाला आप खुद से बताओ कि मान लो कि हमारे पास x माइनस ए का टर्म है और ये x माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर में 1 है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट तो ओरिजिनल के तरीके से कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इस वाले पार्ट में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पहले अलग अलग वाले पार्ट को सॉल्व करो। तो अलग अलग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बाई एक्स माइनस ए इसके लिए, प्लस b बाई एक्स माइनस बी इसके लिए, इसके तरह से, है ना। तो इसके तरह से पहला वाला टर्म इसके सिंगल पावर में था तो इसको हमने x माइनस बी लिखा, प्लस क्योंकि इस वाले पार्ट से हमारा 2 टर्म जनरेट होता था तो एक वाला पार्ट तो यहां से आ गया और सेकेंड वाले पार्ट के लिए 2 टर्म आएगा, तो प्लस c बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर मान लो कि यहां पे ऐसा होता नीचे में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर होता तो क्या करते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले जो सब लीनियर फैक्टर है अलग अलग वाले उसको अलग अलग ब्रेक कर लो, जो स्क्वायर वाला है उसके लिए हमारे पास 2 टर्म आएगा, है ना। उसके लिए हमारे पास 2 टर्म आएगा, तो प्लस सी प्लस डी बाई एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो जब तक हमारे पास डिवीजन नहीं हो पा रहा है तब तक हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन है, लास्ट क्लास में हमने किया ही था, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। तो इसको पहले हम साइड में ब्रेक करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1। अब a और b निकालने का एक तरीका हमारे पास ये था, है ना। अगर a और b मिल गया तो उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो a और b निकालने का एक तरीका ये था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें a निकालना है, तो a के नीचे का टर्म क्या है, x प्लस ए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो x प्लस ए का टर्म है उसको हटा दो आप, है ना। ये वाला टर्म कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और ये x की वैल्यू -1 इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, इस फैक्टर को हटा के, जिसके नीचे का फैक्टर है उसको आप हटा दो, है ना। तो जब x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचा हुआ है ना। तो ये टर्म कितना होगा, -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हम डायरेक्टली कितना लिख पाएंगे, -1/2। देखो ध्यान दो, x इक्वल टू -1 पुट किया, ये वाला पार्ट हटा दिया है। वैसे ही जब b कैलकुलेट करना पड़ेगा तो b के नीचे वाला पार्ट कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, है ना। अब इस वाले x इक्वल टू 1 को फिर से हमें राइट हैंड साइड में पुट करना है, लेकिन इस फैक्टर को हटा के। तो ये वाला फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हटा दिया तो ये वाला टर्म बच गया, है ना। इस वाले टर्म में x की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 1/2। तो देखो हमारा a और b काफी जल्दी निकल गया, है ना। तो वो मेथड भी यूज कर सकते हो और ये मेथड भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला टर्म a बाई एक्स प्लस 1 में आएगा, a की वैल्यू कितनी है, -12, तो -12 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, dx बाई एक्स प्लस 1, प्लस सेकेंड वाला टर्म b बाई एक्स माइनस वाई, है ना। और b की वैल्यू कितना है, हाफ, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स माइनस 1। और अब देखो ये इंटीग्रेशन भी करना आता है आपको, ये इंटीग्रेशन भी करना आता है ना। तो ये दोनों इंटीग्रेशन किस में चला जाएगा, ये भी लॉग में चला जाएगा, ये भी लॉग में चला जाएगा, है ना। तो यहां तक आप चीजों को अच्छे से समझ के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां से आगे आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 7.5 में आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जो सिंपली इसी पे बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4
5, 6, 8, 10, 11, 12 और 14, है ना। तो ये कुछ 10-11 क्वेश्चन है। अब ये सब सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, अब इसको ट्राई करना है। अगर लेकिन पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें उसको ये देखना पड़ेगा कि उसमें ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से कम होना चाहिए और नीचे वाले में लीनियर फैक्टर बन रहा होना चाहिए, है ना। अगर लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा होगा तो हम फिर ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो हम उसे ट्राई करेंगे कि लीनियर फॉर्मेट में उसको हम ब्रेक करें और उसके बाद हम ये मेथड यूज करें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये सारे क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और एक्सटेंड करेंगे, है ना, और डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे क्वेश्चन करके, ताकि आपको वो चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स करेंगे और इसी पार्ट को फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।